आपकी आवाज को सुना जाता है। ये बड़ी बात आपने कही है। मैं इसी बात को आपकी जरा राकेश सिंह परमार जी के पास भी ले जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत जरा इसी से मैंने भारत वाली बैठक पे आऊं। एससीओ आज के समय में क्या उसकी रेलेवेंस, क्या महत्व आपकी नज़र में है? प्लस जो सिद्धांत है, जो हमारे पहले दोनों मेहमान गिनवा कर बता रहे थे कि उनके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आज भी होता है। अगर ऐसा होता तो क्या इसका मतलब यह है कि फैसले लेने की क्षमता पर भी आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चाहे कितने ही बड़े देश आप क्यों ना हो? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, यह जो वीडियो की मीटिंग हुई है वो एक अजीब इंतफाकन समय पर हो रहा है। इसको दुर्भाग्य कहें या इंतफाक कहें। अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है। देश के आधे भूभाग में वार चल रहा है, कहीं वार है, कहीं वार का अफिया है। इस स्थिति में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वार हमेशा इकोनॉमिक प्रगति के लिए किया जाता है। वो मिडिल ईस्ट में तेल के तेल के लिए पश्चिम मुल्क पर हमला करना चाहते हैं। इस स्थिति में भारत जो बुद्ध का देश है, जो युद्ध पसंद नहीं करता, ये हमने हर बार में कहा है, तो यह हमको मजबूत स्थिति बनाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। अभी स्थिति क्या हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बुलाया है। चीन को इस बात का भ्रम था कि हम पैसे के दम पर पाकिस्तान को अपना बनाकर रखे हुए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी चीन ने खुला पाकिस्तान का समर्थन किया है। अब चीन धीरे धीरे बात समझेगा कि भारत एक बड़ा मुल्क है और चीन और भारत अगर एक साथ मिल जाते हैं, आर्थिक स्थिति पर दोनों एक दूसरे के साथ व्यापारिक सहयोग को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जैसा कि बढ़ रहा है। कितना कॉन्फ्लिक्ट हमारे और चीन के बीच हुआ हो, लेकिन हमने व्यापार बंद नहीं किया पाकिस्तान की तरफ से। जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि टॉक तब तक नहीं होगी जब तक आप आतंकवाद को नहीं समाप्त कर लेंगे। यह मामला चीन के साथ नहीं हुआ है। इस स्थिति में यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज आएगा और देशों में भी कि देखिए, गलवान हुआ, उसके बाद भी भारत और चीन बैठकें कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। उसके बनिस्पत दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी अमेरिका कह रहा है कि मैंने सीज फायर कह दिया। उसके बाद ईरान और फलस्तीन और गाजा में इस सब जो हो रहा है। अच्छा, ये जो रीजन्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, जो हमने मई के महीने में देखा, जून में भी उसका असर, फिर एक दूसरे के एयर स्पेस बंद होने तक बात, वो तो फिलहाल कंटिन्यू की जाए। ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या इसमें आप रोल देख रहे हैं, खासतौर से दो बड़े देशों का, जहां चीन और भारत अपने भी कुछ मुद्दे हैं जिनको सुलझाना है, लेकिन साथ में कुछ और देशों को लेकर भी चलने की? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आज की बैठक जो है थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या इस पर्सपेक्टिव से ज्यादा है कि रीजनल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए दो बड़े देशों का ज्यादा बड़ा रोल है। जितने आप बड़े हैं उतनी आपने छाप भी अच्छी छोड़नी है। देखिए, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दा उठेगा और उठना भी चाहिए। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के देशों को अगर हटा दिया है तो भारत, चीन है या रशिया है, जी, ये सब। अब देखिए, रूस को भी एक बहुत महत्वपूर्ण एज मिला हुआ है, क्योंकि यूक्रेन जैसा छोटे राष्ट्र सीधा पश्चिम के सहायता से लड़ रहा है और रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर है। इसमें अगर भारत कहीं से भी थोड़ा बहुत अलग होगा तो अपना पुराना सहयोगी और विश्वासी सहयोगी रूस को खुश करने में अगर नाकामयाब हो जाएगा तो यह पश्चिम के लिए हमारे क्षेत्र में एक्सेस मिलेगा। और अगर हम सीधा संवाद के माध्यम से भारत, चीन, रशिया अगर एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चाह के भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सीमित है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि बांग्लादेश और बांग्लादेश कपास के मामले में बहुत बड़ा काम करता है। तो आर्थिक आधार पर और व्यवसायिक आधार, देखिए, अगर आपका आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप, दुनिया आपके कदमों में है। और अगर आप आर्थिक रूप से कंगाल हैं, आपकी सुरक्षा बहुत लचर है, तो कोई आपको नहीं सुनेगा। चीन और भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मजबूत है, वैज्ञानिक प्रोडक्ट में मजबूत है। अब एक जरा थोड़ी सी बात बता लेने दीजिए। इजराइल अपना डिफेंस सिस्टम दुनिया में कहता था, ढिढोरा पीटा था कि मेरा सबसे बढ़िया है 70%। अभी ईरान युद्ध में उसका सब कुछ एक्सपोज हो गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो झड़प हुई, एक तरह से युद्ध थी, लेकिन युद्ध घोषणा नहीं हुआ था। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत रहा कि दुनिया को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि भारत अब महाशक्ति की तरफ बढ़ चुका है, तकनीकी के रूप में, आर्थिक के रूप में, जो कि हम चौथा अर्थव्यवस्था बन चुका है।
तो चीन भी चाहेगा कि सब छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट को मिटा करके सीधे भारत के साथ बिजनेस किया जाए, क्योंकि अमेरिका कभी पाकिस्तान को अपने गोद में लाता है, कभी पाकिस्तान को छिड़कता है। तो क्यों ना हम और भारत एक साथ मिलकर के काम करें। और अभी आप करें कि भारत चाहेगा कि चीन के साथ मिले, नहीं, चीन की भी इच्छा है कि वो भारत के साथ सीधा ये बड़ी बात आपने सीधा की है। व्यवसाय करे। थोड़ा सा और, जब आपने ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल पार्ट की बात की है, करोड़ी सिंह जी, क्या ये एक अच्छा अवसर रूस के पास भी है कि जब रीजनलिज्म की बात हो रही है, इस ऊपर वाले बेल्ट की बात हो रही है, वेस्टर्न पावर्स ने बहुत दबाने की कोशिश की, और अभी ईरान हमले से कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी ऑफिशियली खत्म भी एक तरह से नहीं हुई, वहां पर भी उस पर फिर से ड्रोन अटैक्स किए गए। क्या ये उसके पास भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरना और एक बड़े मजबूती के साथ इस ग्रुप के साथ खड़े होने का अवसर है? और इस चीज का भी फायदा उठाया जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच भी शायद बहुत हद तक इस समय नहीं कहा जाएगा, थोड़ी बहुत ही सही दूरियां हैं, तो शायद रशिया के पास और इस ग्रुप के पास भी मजबूत खुद को करने का एक अवसर है। देखिए आसिफ, ये प्राइमरीली ब्रिक्स और एससीओ हैं, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है जी। तो इनका उद्देश्य है सुरक्षा, शांति